नमस्कार, आप देख रहे द न्यूज़ पोस्ट और इस वक्त आपके साथ मैं हूं शांभवी सिंह। यहाँ मेरे साथ मौजूद है पारस हॉस्पिटल के न्यूरोसर्जन डॉक्टर संजय कुमार और साथ ही साथ लेप्रोस्कोपिक डॉक्टर मेजर रमेश दास। तो हम इन दोनों से आज बातचीत करते हैं। आपको बता दूं कि आज यहाँ धनबाद में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन धनबाद के द्वारा एक कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जिसमें से 200 से प्लस डॉक्टर्स आज यहाँ पर मौजूद थे और सभी ने एक दूसरे से अपनी नॉलेज और जानकारियाँ साझा की हैं। हम और भी डिटेल से बातचीत करते हैं। हम सबसे पहले डॉक्टर संजय आपसे बातचीत करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। थैंक यू। सर, आपसे जानना चाहूँगी, क्योंकि आप न्यूरो पार्ट देखते हैं, बहुत बार ऐसा होता है कि रात के समय में एक्सीडेंटल केसेस काफ़ी देखने को मिलती हैं। ऐसे इमरजेंसी केसेस में कई ऐसे प्राइवेट हॉस्पिटल हैं जो एडमिट लेने से मना कर देते हैं ड्यू टू सम रीज़न, लेकिन गवर्नमेंट में बहुत सारी वो सुविधाएं नहीं मिल पाती। ऐसे में क्या ऑप्शंस रहता है जो पेशेंट होते हैं उनके पास, उनके फैमिली मेम्बर्स के पास? आपने एक बहुत ही वैलिड क्वेश्चन पूछा है। अगर ट्रॉमा हुआ है, एक्सीडेंट हुआ है, तो पहले आपको मैं बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है कि किसी भी मरीज को उनको प्राइमरी एड जो होना है या जो गोल्डन आवर पीरियड की जो फैसिलिटीज़ देनी है वो बाध्यता है। अगर किसी हॉस्पिटल ने रिफ्यूज़ किया है तो ये कानूनन जुर्म है। अब बेसिक अगर आपने वहाँ कर लिया है, तब अगर फैसिलिटीज़ नहीं है या वहाँ पे न्यूरोसर्जन नहीं है और उनकी वाकई में ज़रूरत है तो वो स्पेशलाइज्ड हॉस्पिटल में भेज सकते हैं। तो अदरवाइज़ उनको ट्रॉमा पेशेंट्स को देखभाल करना उसकी ज़रूरी है जी। ऐसे केसेस में कई बार ऐसे भी होता है कि जो फैमिली बैकग्राउंड होती है वो उतने स्ट्रांग नहीं होते, यानी कि मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल या अच्छे हॉस्पिटल में वो ट्रीटमेंट नहीं करा पाते हैं। तो ऐसे तबके के लोग कहाँ जाएं? अगर एक्सीडेंट होता है तो सबसे पहले लोग चाहते हैं कि नज़दीक हॉस्पिटल में जाएं और ये तो पता चले कि किस पार्ट में चोट लगी है, सिर में लगी है, छाती में, पेट में, और पता चल जाता है कि किस स्पेशलिटी की ज़रूरत है तो वहाँ पे पेशेंट को रेफ़र करनी चाहिए। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में सभी स्पेशलिटीज़ के लोग रहते हैं, इसलिए वहाँ पे सभी चीज़ की व्यवस्था एक छत के नीचे होती है। वहाँ कॉस्ट भी नहीं है, तो वहाँ पे लोग को जाना चाहिए। लेकिन एक बार अगर डिपेंड करता है कि कितनी सीरियस है या स्टेबल है पेशेंट, उसके हिसाब से पेशेंट को स्टेबलाइज करके ही दूसरे अस्पताल में ले जानी चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है जी। हम जैसा कि आपने सुना, इन्होंने बताया कि ऐसे केसेस में सबसे पहले जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में लोग प्रेफर करें, क्योंकि वहाँ पे मल्टी स्पेशलिटी अलग अलग डिपार्टमेंट के डॉक्टर्स अवेलेबल रहते हैं। हम डॉक्टर रमेश से बातचीत करते हैं। आज डॉक्टर आपका बहुत बहुत स्वागत है द न्यूज़ पोस्ट में। थैंक यू। आज जो धनबाद में कॉन्फ्रेंस हुआ है, इसमें 200 प्लस डॉक्टर्स आए थे। आपको क्या लगता है कि इसका क्या इम्पैक्ट होगा जो बाकी डॉक्टर्स हैं उन पर और साथ ही साथ आने वाले समय में? देखिए, ये जो डॉक्टर्स का CME है, IMA के थ्रू से जो ऑर्गेनाइज़ किया गया है, इसमें हम जितने डॉक्टर्स हैं दूसरे स्टेट से, जैसे रांची से हम आए हैं, पारस हॉस्पिटल से, तो हम अपने नॉलेज को इनके बीच में शेयर करते हैं। हम जो काम वहाँ करते हैं, जो टेक्निक से करते हैं, जो एडवांस टेक्निक से करते हैं, वो नॉलेज शेयर करते हैं। तो ये बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है एक दूसरे के नॉलेज शेयर करने के लिए, और इससे जो है हम लोगों से मिलते हैं और नॉलेज शेयर करते हैं। इससे हमारा जो नॉलेज एक्सेस है वो बढ़ जाता है। जी। आपने इस कॉन्फ्रेंस हॉल में अपना कौन सा पार्ट यहाँ पे लोगों से शेयर किया? कौन सी एक्सपीरियंस, कौन से नॉलेजेस थे जो आपने यहाँ पे साझा किए लोगों से? मैं ट्रॉमा सर्जरी और मिनिमली इन्वेजिव सर्जरी प्रैक्टिस करता हूँ। तो मिनिमली इन्वेजिव सर्जरी में जो स्पेसिफिक सर्जरीज होती है, जैसे गॉल ब्लैडर की सर्जरी लैप्रोस्कोपी से होती है, थायराइड की सर्जरी लैप्रोस्कोपी से होती है, मिनिमल इन्वेजिव में ट्रॉमा सर्जरी जो थोरेकोस्कोपिक अप्रोच सर्जरी है वो मैंने शेयर किया। प्लस जो आज डे टू डे प्रैक्टिस में कॉमन डिजीज़ जैसे पाइल्स, फिशर, फिस्टुला, हेमरॉइड, जिसको बाबासीर के नाम से हिंदी में बोलते हैं, तो उनको भी आप मिनिमली इन्वेजिव टेक्निक से डे केयर सर्जरी, मतलब सेम डे में एडमिट करके सेम डे डिस्चार्ज करके पेशेंट को घर भेज सकते हैं। तो मैंने इन सब टेक्निक और नॉलेज अपने फ्रेंड डॉक्टर से शेयर किया है। जी। अभी भी ऐसा होता है कि धनबाद अगर हम बात करें तो यहाँ पे लोगों की ऐसी थिंकिंग है कि यहाँ पे सभी तरह के ट्रीटमेंट्स नहीं हो पाते, तो यूजुअली उन्हें रेफ़र किया जाता है या तो बाहर मेट्रो सिटीज़ में, कोलकाता, दिल्ली या फिर CMC वेलोर। तो आपको क्या लगता है कि कब वो वक्त आएगा या फिर लोगों में जानकारी की कमी है जिसकी वजह से आज भी ऐसी सिचुएशंस डेवलप हो रहे हैं? देखिए, अभी भी फैसिलिटीज़ लैकिंग है, ये बात तो एक्सेप्ट करना पड़ेगा, इसको हम छुपा नहीं सकते। लेकिन पेशेंट को हायर सेंटर में रेफ़र करने का एक स्पेसिफिक टाइम होता है, तो बाय दैट टाइम हमको रेफ़र कर देना है, सो दैट हायर सेंटर में जाके उसकी जान को बचाया जा सके। और वो टाइम बहुत इंपॉर्टेंट होता है, दैट इज़ कॉल्ड गोल्डन आवर्स, स्पेशली ट्रॉमा सर्जरी में होता है। तो उसको टाइम पे रेफ़र करके उसकी जान को बचाया जा सकता है। और धनबाद में जैसे पहले आप कंपेयर कीजिएगा आज से 10 साल पहले,
ये 7 साल पहले तो लैप्रोस्कोपी का बहुत यहाँ पे नहीं था सर्जरी, बट अभी मैंने जैसे लोगों से मिला तो यहाँ भी लैप्रोस्कोपिक सर्जरी होती है और अच्छे से होती है। काफ़ी पेशेंट्स यहाँ से ट्रीट होके मैंने लोगों का व्यू देखा जो यहाँ से ट्रीटमेंट होता है। तो डे बाय डे इम्प्रूवमेंट तो हो रहा है, बट स्टिल बहुत सारी चीज़ है जिसके लिए हमको बाहर रेफ़र करना पड़ता है। तो मेरा रिक्वेस्ट ये है कि इट शुड बी रेफर्ड इन टाइम जी। सो दैट हायर एचेलॉन में जो सेंटर है वो उसको टाइम रहते हुए उसकी जान को बचाया जा सके। जी बिल्कुल, जैसा कि उन्होंने बताया कि समय रहते सही जगह पर रेफ़र कर देना चाहिए। हालांकि पहले के मुकाबले काफ़ी सुधार धनबाद में देखने को मिल रहा है, डेवलपमेंट हो रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी अभी भी कुछ ऐसी कमियां हैं। हो सकता है आने वाले वक्त में इन चीज़ों से भी धनबाद हैंडल करना सीख जाए। हम डॉक्टर संजय से एक और आखिरी सवाल करना चाहेंगे सर, कि अब धनबाद में काफ़ी मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल हो गए हैं, तो आपके हिसाब से आपको क्या लगता है कि क्या वो अस्पताल जो है वो जो तमाम मानक है जो मल्टी स्पेशलिटी के, उन पर खड़ा हो पा रहा है? NABH एक क्वालिटी मानक है देश का, और सभी अस्पतालों को धीरे धीरे NABH के मानक के हिसाब से काम करने चाहिए, तैयारी उस हिसाब से होनी चाहिए। लेकिन कुछ हॉस्पिटल्स जहाँ पे कि मानक के हिसाब से काम नहीं हो रहा है, उन अस्पतालों में शायद या तो डॉक्टर्स की कमी है या इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है। तो पेशेंट्स को अच्छे अस्पताल देख के जाने चाहिए, ऐसे नहीं कि बोर्ड लगा है और फैसिलिटीज़ अंदर है कि नहीं है, तो और नहीं तो फिर पेशेंट्स को प्रॉब्लम होती है ट्रीटमेंट में। और हॉस्पिटल्स को भी ये करनी चाहिए कि उनके पास जो फैसिलिटीज़ हैं वो अच्छी तरह से दें, जो नहीं है वो पेशेंट्स को बता दें। अभी जैसे मैं अभी आज अपने यहाँ के जो लेक्चर में मैं आज ब्रेन स्ट्रोक के ऊपर बात कर रहा था, तो बहुत बार ऐसा होता है कि पेशेंट्स ट्रीट हो सकते हैं लेकिन टाइम पे रेफ़र नहीं होते हैं। जैसे ब्रेन के अंदर जो क्लॉट होता है, और जैसे हमने एक आज बताया कि 3 घंटे के अंदर एक स्पेशल इंजेक्शन होती है, अगर वो पड़ जाए तो पेशेंट पूरी तरह ठीक हो सकते हैं। कुछ ऐसे स्ट्रोक होते हैं जिसमें ब्रेन में क्लॉट होता है, वो टाइम पे ऑपरेशन हो जाए तो पेशेंट्स की जान अच्छे तरीके से बच सकती है। जान बचना और अच्छे से बचना में फ़र्क है। तो इन सब चीज़ों पे आज हम जोर दे रहे थे। और फिर कैसे बचें स्ट्रोक से। लोगों को डायबिटीज़ और BP मशीन और ग्लूकोमीटर ये दोनों घर पे होने चाहिए। डॉक्टर से मिलते हैं, बहुत लोग सिर्फ डॉक्टर के पास जाते हैं, उसी से BP चेक कराते हैं। घर में भी चेक करना चाहिए और दवाई खानी चाहिए रेगुलर BP की और शुगर की। बहुत लोग BP की दवा छोड़ देते हैं अचानक, कभी बोलते हैं हम रिश्तेदारी में गए थे तो छोड़ दिए, बहुत लोग बोले 3 दिन पहले दवा ख़त्म हो गई। ये नहीं होना चाहिए, नहीं तो इससे फिर ब्रेन हैमरेज हो जाती। बहुत अपने यहाँ ज़्यादा मैंने केसेज ऐसे देखे हैं जो दवाई छोड़ देते हैं, तो ये अच्छी चीज़ नहीं है। और बाकी जो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन की बात है, जो योगा करना है और एक्सरसाइज करनी है और खान पान में परिवर्तन लाना है, इन सब चीज़ों पे जोर देनी चाहिए। और हमने स्टीरोटैक्टिक सर्जरी के बारे में बात की, जो ब्रेन डीप क्लॉट है उसको एक छोटे से कंप्यूटर के द्वारा, एक छोटे से छिद्र के द्वारा पाइप डाल के उस क्लॉट को हम लोग निकाल लेते हैं। ये फैसिलिटीज़ अभी धीरे धीरे अब झारखंड में बहुत फैसिलिटीज़ हो गई हैं, धनबाद में भी बहुत फैसिलिटीज़ बढ़ी है, रांची में बहुत फैसिलिटीज़ बढ़ी है। वहाँ टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड जो काम है रांची में, जैसा भी पारस हॉस्पिटल नया है, तो इन सब चीज़ों में अच्छी फैसिलिटीज़ देखी जा रही। तो अब पहले के मुकाबले पेशेंट्स बाहर कम जा रहे हैं या कम जाने चाहिए, और सिर्फ उन्हीं लोगों को बाहर जाना चाहिए जिनको कि स्पेशलिस्ट ने रेफ़र किया है कि ये काम होना है और यहाँ नहीं है। आने वाले समय में मुझे उम्मीद है कि झारखंड में और भी फैसिलिटीज़ बढ़ेगी, बट पिछले 15-20 सालों में बहुत तेज़ी से हर एक डिपार्टमेंट में फैसिलिटीज़ बढ़ी हैं। सिर्फ विश्वास करने की ज़रूरत है मरीजों को। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो जैसा कि आपने सुना कि हमें ये बताया गया कि किस प्रकार से इन लोगों ने आज तमाम डॉक्टरों से अपनी जानकारियों को साझा किया। साथ ही साथ समय रहते किसी भी बीमारी का अगर हम ट्रीटमेंट करते हैं तो इससे लोगों को, जो पेशेंट है, उन्हें काफ़ी सहूलियत होती है। और अगर हम बात करें कि पहले के मुकाबले जितने भी पेशेंट्स हैं जिन्हें बाहर रेफ़र किया जाता था, उसमें भी अब काफ़ी कमी देखने को मिल रही है, काफ़ी गिरावट दर्ज की गई है। हालांकि अभी भी ऐसे कुछ टेक्नोलॉजीज़ हैं जो झारखंड में नहीं है, लेकिन पहले के मुकाबले काफ़ी परिवर्तन और काफ़ी ग्रोथ देखने को मिला है। और जिस प्रकार से पारस हॉस्पिटल में तमाम अलग अलग तरह की फैसिलिटीज़ हैं, ये उम्मीद की जा सकती है कि अब झारखंड के जो मरीज़ हैं उन्हें बाहर भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि झारखंड में रहकर ही उन तमाम सुविधा, वो तमाम फैसिलिटीज़ उन्हें मिल पाएगी जो उनके ट्रीटमेंट के लिए ज़रूरी है। और यही उम्मीद है कि अब झारखंड के जो मरीज़ हैं उन्हें बाहर जाकर एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस ना खर्च करने पड़े, बल्कि अपने राज्य में रहकर ही वो प्रॉपर तरीके से सिर्फ ट्रीटमेंट का जो खर्च है वो सिर्फ उठाएं। अपने सहयोगी प्रकाश के साथ शांभवी सिंह, द न्यूज़ पोस्ट, धनबाद।